ओके जी, जिनका डाउट है पूछिए। सर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद 2 पैरामीटर्स क्या होता है? एक्सपोनेंशियल विथ 2 पैरामीटर, हाँ वो सर। ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है, वही होगा। सर वो भी बता दीजिए, वो भी नहीं पता मुझे। जैसे एक एक लिखते हैं ना आप, एक्सपोनेंशियल लैम्बडा, है ना। तो ये तो ठीक है, ई की पावर माइनस लैम्बडा एक्स। और एक आप कह रहे होंगे, मान लीजिए कहीं कहीं रहता है 2 पैरामीटर की बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल लैम्बडा कॉमा के। तो ये इस तरह का दिखता नहीं हमें, ई की पावर लैम्बडा ई की पावर माइनस लैम्बडा इंटू एक्स माइनस के एक्स मोर देन इक्वल टू के, जिसमें हम ये बोल देते हैं कि भाई एक्स माइनस के आपका एक्सपोनेंशियल लैम्बडा होगा। चेक करो। सर बस इसी का एक्सपेक्टेशन तो ड्राइव हो जाएगा ना इससे, वेरिएंस वगैरह सब। हाँ, सब आ एम जाएगा। के। क्योंकि ठीक है यहाँ सर। से x माइनस के का एक्सपेक्टेशन 1/λ है, तो x का एक्सपेक्टेशन हो गया k प्लस 1/λ। वेरिएंस ऑफ, है ना, x माइनस के, या पीडीएफ से भी कर सकते हो डायरेक्ट, या वैसे करना है तो भी हो जाएगा। ओके सर। सर एक मैंने आपको मैसेज भी किया था, आप वो डाउट सेशन रख लीजिए मल्टीवेरिएट का पीवी को डिस्कशन करने के लिए। अच्छा, हाँ तो रख लो, कल आप, कल क्लास 9 से 11 होगी ना, हाँ तो उससे सर। पहले 8 से 9 रख लो आप, है ना, ठीक है। सर अकेला, सर आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए अगर किसी हाँ, और ने ग्रुप भी में भी करना कर है। दूंगा, किसी और का डाउट होगा तो भी हाँ हो सर। जाए, ग्रुप में मैं सेशन में डाउट उसमें डाल दूंगा, मैं शेड्यूल में हाँ डाल सर। दूंगा, है ना। हाँ सर। तो जी उसमें सर। अगर किसी को होगा तो ठीक है। जी सर। कि और भी किसी बच्चे का होगा तो ठीक है सर। ठीक है ना। या जैसे कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल में ना, एक तो मैं इसके लिए लिख दिया, जैसे जो आप कह रहे हो ना, तो कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि मान लो x हैज एक्सपोनेंशियल विथ पैरामीटर अल्फा बीटा। तो इसका जो पीडीएफ लिखते हैं, जैसे एक तो ये हो गया बीटा, अच्छा एक तो वही हो गया जो पहले मैंने लिखा, वो भी सही है। दूसरे में 1/λ कर लो, मतलब वही है, तो कुछ खास नहीं। जैसे एक्सपोनेंशियल में दो फॉर्म हो जाते हैं ना, एक में ये भी है, एक में होता है 1/λ ई की पावर माइनस एक्स बाई लैम्डा। तो वैसे ही इसको लिखेंगे तो क्या हो सकता है, तो यहाँ से हो सकता है कि, मतलब मैं क्यों चेंज करूँ पैरामीटर, ये रखता हूँ लैम्डा कॉमा के। तो समटाइम पीपल ऑल्सो राइट कि 1/λ ई की पावर एक्स माइनस के अपॉन लैम्डा, है ना, एक्स मोर देन के। डिपेंड है ना, जैसे मान लो पीडीएफ में ये है ना, जब रेट, इसमें रेट लैम्डा है, इसमें मीन लैम्डा है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो ये है, जनरल दिया होगा ये, तो ये दोनों में कोई भी हाँ ले सर। सकते हो, ठीक है ना। सर ओके। एंड एक लोकेशन पैरामीटर एंड स्केल पैरामीटर में क्या डिफरेंस? हाँ एग्जैक्टली तो ये जो है ना, यहाँ पे देखोगे तो के जो है ये लोकेशन है, और लैम्डा जो स्केल है। स्केल लोकेशन क्या होता है ना एक्चुअली, ये मैंने डिफाइन अभी नहीं किया है। ये इस तरह में आ जाता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का फंक्शन है किसी का पीडीएफ, है ना। तो इसमें म्यू जो है ना उसको बोलते हैं लोकेशन, एंड जो सिग्मा है उसको बोलते हैं स्केल। जैसे नॉर्मल के पीडीएफ में ये टर्म आता है ना, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा होल स्क्वायर। तो किसी भी रैंडम पीडीएफ में अगर इस तरह का टर्म आता है तो वो लोग, जैसे मान लो डबल एक्सपोनेंशियल आप याद करो, लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशन। तो लाप्लास में क्या होता है, इसका जब आप पीडीएफ लिखते हो तो 1/2b ई की पावर माइनस मॉड एक्स माइनस म्यू बाई बी। तो यहाँ भी यही है कि म्यू जो है लोकेशन पैरामीटर है, और बी जो है स्केल पैरामीटर है। तो इस तरह का नेम है, जब कोई फंक्शन, कोई पीडीएफ इस तरह का फंक्शन होता है, टर्म का फंक्शन होता है, सो दिस पैरामीटर इज कॉल्ड लोकेशन पैरामीटर एंड दिस पैरामीटर इज कॉल्ड, मतलब जो सब्ट्रैक्टेड है या एडेड है तो वो लोकेशन हो गया, और जो डिवाइडेड या मल्टीप्लाइड है वो स्केल हो गया। सर तो फिर गामा एंड बीटा में तो नहीं होगा ना? गाप नहीं, तो वो अलग है, वहां पे एक हाँ। अलग उसका नाम दिया जाता है। तो ये तो जनरली स्केल लोकेशन हम लोग पैरामीटर डिफाइन करते हैं, लेकिन वहां पे नाम ही है, तो वहां पे आपको शेप पैरामीटर आता है ना, रेट पैरामीटर है, लोकेशन उस तरह से है। तो उसका देखना पड़ेगा, मतलब बस वो नाम है, उसका भी कहने का सिग्निफिकेंस, लेकिन ये मैं दूसरे सेंस में बताया हूँ, डेफिनेशन के सेंस में, कि लोकेशन म्यू है, स्केल सिग्मा है इन जनरल। और वहां पे अगर गामा की बात करो तो गामा में दो केस है ना, अल्फा बीटा। अब इसमें दो पीडीएफ है तो उसके अकॉर्डिंग नाम दिया गया है, वो तो नाम उसका उस तरह से रखा गया है। सर तो इनका डेफिनेशन रेट पैरामीटर, लोकेशन पैरामीटर, इनका डेफिनेशन का अलग अलग है क्या? हाँ हाँ, वो अलग है, वो इन जनरल जो बताया वो इन जनरल है। गामा के सेंस में क्या होता है, शेप होता है,
एक गामा जब लिखते हो एक्स ई, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप भी याद है सेप और ये सब क्या है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। वो इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं कि अल्फा स्केल है सेप, ऐसा नहीं पूछेंगे, ठीक है। मतलब अभी बता देता हूँ वैसे मैं, जैसे मान लो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, और अल्फा अगर मान लीजिए सेप पैरामीटर है, और बीटा जो है आपके पास मान लीजिए स्केल पैरामीटर है, तो इसका जो पीडीएफ होगा, है ना, जो पीडीएफ आएगा वो डिनोमिनेटर वाला आएगा। सो ये आएगा 1 अपॉन गामा अल्फा बीटा पर अल्फा एक्स पर अल्फा माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स अपॉन बीटा। और दूसरे में मैं लिखता हूँ कि एक्स गामा है अल्फा कोमा बीटा। अब इसमें क्या है कि जो अल्फा है वो सेप है, एंड बीटा जो है रेट पैरामीटर है। उस केस में जो इसका पीडीएफ बनता है वो ये बनेगा बीटा की पावर अल्फा अपॉन गामा अल्फा, फिर एक्स की पावर अल्फा माइनस ई की पावर माइनस बीटा एक्स, ठीक है। तो इस तरह से, तो बीटा ऐसे देखो यहाँ भी स्केल है, जो डिवाइडेड मैंने कहा ना, जो डिवाइडेड और मल्टीप्लाइड है वो स्केल है, तो यहाँ भी स्केल है एक्चुअली आप देखोगे तो, जैसे एक्सपोनेंशियल में ही है लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो यहाँ पे लैम्डा का बोलते हैं हम लोग रेट पैरामीटर, एंड 1/लैम्डा ई की पावर माइनस x/लैम्डा, यहाँ पे आप बोल सकते हो इसको स्केल पैरामीटर। तो जहां डिवाइड, आप ऐसा समझो जैसे x अपॉन समथिंग आ गया अल्फा, या x अपॉन लैम्डा आ गया, तो जो डिनोमिनेटर में पैरामीटर है ना वो आपका स्केल पैरामीटर होगा, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ जो बताया वही मतलब है, यहाँ गाँव में भी यहाँ स्केल पैरामीटर है, ये बीटा जो है स्केल पैरामीटर है इसमें, जो डिवाइड हो गया जिसमें एक्स अपॉन बीटा हो गया ना यहाँ पे, इसीलिए। और जब बीटा एक्स यहाँ पे आ गया तो रेट पैरामीटर नाम देता है। तो ऐसे इससे कोई मतलब ज्यादा है नहीं आपका, ठीक है। क्वेश्चन जैम गेट एग्जाम में इस तरह से नहीं आएंगे रेट पैरामीटर और ये है तो ऐसा करो, ऐसा नहीं आएगा। जी सर। सर एंड एक और चीज़ पूछना था, जैसे हम कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्स गिवन वाई इन कॉमा वाई, तो सर हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई को कोवेरियंस एक्सपेक्टेशन एक्स इन एक्स गिवन वाई कॉमा एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई गिवन एक्स। हम्म, तो ये था कोवेरियंस ऑफ ई ऑफ एक्स गिवन वाई कॉमा वाई, या लिख सकते हो कोवेरियंस ऑफ एक्स ई ऑफ वाई गिवन एक्स, ये कह रहे हो ना। नहीं सर, जो आपने सेकंड वाला लिखा उसकी एक्स एक्स की जगह पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई लिख सकते हैं क्या? ना ना, तो पहला क्या हो एक्स और दूसरा एक्स गिवन वाई, नहीं नहीं वो नहीं चलेगा। मतलब एक्स और फिर आप कह रहे हो यहाँ पे एक्स गिवन वाई, नहीं शायद ये नहीं होगा, इसको प्रूफ करके देखो। अगर इसको नहीं मैं सर, ओपन करूँ तो नहीं सर, ऐसा ऐसा नहीं मैं बोल रहा। सर मैं बोल रहा हूँ जैसे आपने जो ऊपर लिखा है ना सेकंड में, उसमें जो आपने एक्स लिखा है उसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स गिवन वाई लिख सकते हैं क्या? नहीं नहीं मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हो कोवेरियंस ऑफ ई ऑफ एक्स गिवन वाई एंड ई ऑफ वाई गिवन एक्स, ऐसा। यस सर, यस सर। तो इसको प्रूफ करके देखो क्या ऐसा होगा, इसको प्रूफ करते हैं, चलो इसको प्रूफ लिख के देखते हैं। तो प्रूफ लिखें, इसका प्रूफ लिखते हैं, क्या आएगा, इसको जरा ओपन कीजिए, तो यहाँ से ओपन करेंगे तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो नंबर हो गया, दो नंबर के बीच का कोवेरियंस क्या आएगा, नंबर हो जीरो गया ना सर। दोनों। सर वैसे सर आ सकता है वो, चेक कर अगर लेते हैं मतलब। अगर हम्म, पीडीएफ कंडीशनल पीडीएफ है तो आ सकता है वैसे। नहीं दोनों होगा क्वेश्चन, ये तो कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया ना ये तो। एक्सपेक्टेड, अरे ये फंक्शन ऑफ वाई है, एक मिनट, दिस इज फंक्शन ऑफ वाई एंड दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एक्चुअली, अभी तो रैंडम वेरिएबल होगा, नहीं कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो कंडीशनल है ना। तो जी वाई और जी एक्स चेक करते हैं एक बार, मैं देख लेता हूँ तो क्या है। सो इसको ओपन करके देखते हैं तो क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है ना, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई, यही होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखेंगे तो क्या आएगा, क्वेश्चन ये है। ई ऑफ एक्स गिवन वाई इंटू ई ऑफ वाई गिवन एक्स
माइनस ई ऑफ वाई गिवन एक्स इंटू ई ऑफ एक्स गिवन वाई। तो यहाँ से तो ठीक है कि ये तो आपका ई ऑफ वाई गिवन हम जानते हैं कितना होता है, ई एक्स होता है ना, नहीं ई वाई होगा और ये वाला ई एक्स होगा। तो यहाँ से तो आ गया, अब इसका सोचना है जी, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे आप। इसको ओपन करो, ये तो फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई है। क्या ये, अगर आप ये दिखा देते हो कि ई ऑफ एक्स वाई के इक्वल है तो काम हो जाएगा। चेक करो इसको, आगे तुम कैसे प्रूव करोगे। मान लो आपका क्लेम मैं सही भी मान लो तो प्रूफ तो आना चाहिए ना। ये आपने कहीं देखा है या ऐसे आप खुद से सोच रहे हो। सर खुद से सोच रहा हूँ। अच्छा, हाँ क्योंकि ऐसा होता नहीं ना, इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि देख क्योंकि यहाँ पे आप कैसे प्रूव करेंगे इसको हम वैसा। हाँ सर, अगर होता तो कहीं ना कहीं तो लिखा ही होता, कहीं नहीं हाँ लिखा ये। एग्जैक्टली ये भी तो हाँ है सर। कि अगर मान लो ऐसा होता तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता मुझे, मुझे या आपको या किसी बच्चे को, है ना। ये है, या हम प्रूव कर पाते ना, ये भी तो है, अगर नहीं लिखा है तो हम प्रूव कर पाते। बहुत सारी चीजें जो नहीं है लेकिन हम कर पाएंगे। है ना, ऐसा नहीं होगा, ये एक्चुअली इक्वल आएगा ही नहीं इसके, इसीलिए ऐसा नहीं होगा जो आप कह रहे हैं ना। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई विल नॉट बी इक्वल टू दिस। सर या तो फिर यहाँ पर कोई कंडीशन होगा, उस अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा एक्स वाई तो ही होगा। हम्म। तो वो कंडीशन फाइंड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ यहाँ पे इसको प्रूव करो इजीली हो जाएगा, इसको हाँ सर, खोलो इसको इसको तो हटो हो इसको रहा तो है। इजीली हो जाएगा हाँ। हाँ तो सर। ये नहीं होता इसलिए रिजल्ट ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई गिवन एक्स, ये फंक्शन ये कुछ ऐसा हो गया ना, ये सम फंक्शन ऑफ वाई इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स। अब इसको कैसे आप एक्स वाई लिख सकते हो, इसमें जरूरी नहीं है, दैट्स वाई इट इज नॉट ट्रू इन जनरल। एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेंगे, कोई ऐसा आप एग्जाम्पल बना लो, राइट साइड निकालो लेफ्ट साइड निकालो, दोनों अलग अलग आ जाएगा मतलब गलत हो गया। तो वैसे भी कर सकते हो प्रूफ आप, ठीक है। हाँ सर, मतलब काउंटर एग्जांपल से उसको हाँ डिस्कार्ड नहीं। क्योंकि एक काउंटर एग्जाम्पल हाँ सर। लेना कॉस्ट कहने के लिए। हाँ तो सर, लेफ्ट साइड की अगर वैल्यू निकालो राइट साइड वैल्यू निकालो, दोनों वाला को दिखा दो, हो गया। कोई एग्जाम्पल लेके देखो हो जाएगा। जी सर। सर एक डाउट और था, अगर हम्म, एक्स यूनिफॉर्म 0 1 को फॉलो कर रहा है तो कॉस एक्स और साइन एक्स किसको फॉलो करेगा? एक्स यूनिफॉर्म 0 1 तो निकालो, ऐसे याद तो नहीं है। कॉस एक्स का आप पीडीएफ निकालो, यूनिफॉर्म 0 1 का एक्स की वैल्यू 0 से 1 में है तो ये रेडियन है, डिग्री में 0 डिग्री से 57 डिग्री के क्रॉस, क्योंकि ये 1 रेडियन ना, रियल नंबर इक्विवेलेंट टू रेडियन होता है। तो 0 से 1 का मतलब ये है कि 57 डिग्री 60 डिग्री के करीब, ठीक है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि कॉस तो इसमें पॉजिटिव ही होगा। अब dy बाई डी एक्स निकालूंगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन नेगेटिव ही होगा फॉर ऑल एक्स बिटवीन 0 and 1, ठीक है। तो हम सीधा ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला लगा देते हैं कि पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड। तो पीडीएफ ऑफ एक्स, तो पीडीएफ ऑफ एक्स क्या है, आपने क्या दिया है 1, तो 1 हो गया, डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स है आपके पास माइनस साइन एक्स, मॉड ले लेंगे तो कितना आएगा जी, 1 अपॉन साइन, है ना। हाँ सर, कितना कॉसिकेंट हो गया वो तो। कॉसेक, एक सेकंड, मुझे तो आंसर वाई में चाहिए क्योंकि हम वाई का पीडीएफ निकाल रहे हैं। तो बताओ कॉसेक को इसके टर्म में, वाई के टर्म में निकालो, मतलब 1 अपॉन साइन, साइन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस, ये आ गया ना, ये आ गया। तो वाई बिटवीन 0 1 होगा, नहीं वाई बिटवीन 0 1 तो नहीं होगा। तो एक्स की वैल्यू 0 से 1 में ना, वाई तो कॉस है, और 0 से कॉस क्या होता है, cos 0 1, तो 0 से 90 में तो कॉस डिक्रीजिंग होता है। तो जो वाई की वैल्यू होगी cos 1 से लेके cos 0 1, ठीक है, ये आपका पीडीएफ है वाई का। कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया, ठीक है।
क्वेश्चन ये था कि x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है, तो cos x का पीडीएफ क्या होगा? तो ये है cos x का पीडीएफ। ठीक है जी, देख लो। तो ऐसे निकाल सकते हो। हाँ जी, और किसी को डाउट है कुछ? जी सर। पूछिए। सर अगर x एक्सपोनेंशियल है तो मैंने देखा है कि सर e रेस टू द पावर माइनस एक्स यूनिफॉर्म आता है, तो सर ये जी। एग्जैक्टली होता क्यों है, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल के लिए ट्रू है या फिर कोई जनरल रूल है इसके पीछे सर? आप एक थ्योरम जानते हो, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन, एक थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर ये थ्योरम आपको पता होगा तो आप इजीली समझ जाओगे। देख के बताओ, गूगल करके बताओ, या बुक से देख के बताओ क्या है, कहीं से देख के बताओ आप मुझे। प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का नाम है। तो ये थ्योरम पता होगा तो आप इजीली बता दोगे ऐसा क्यों होता है। सर एक्चुअली मैं ये जो बुक आती है एस गुप्ता की ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स, वो सॉल्व कर रहा था सर, तो उसमें ये डाउट आया था सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अरे डाउट आना इट्स नॉट गुड। मैं ये कह रहा हूँ डाउट के पीछे एक डाउट 50 तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ। तो मैं खुद को नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको ये थ्योरम पता है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं सर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं लिख देता हूँ। तो ये कहता है कि लेट एक्स बी एनी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, एनी। तो अगर y बराबर आप CDF ले लो x का, विथ CDF कैपिटल F। तो अगर CDF को एज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल X ले लोगे, सो दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1। अब आपने जैसे कहा कि भाई चलो आपका एग्जांपल था कि x एक्सपोनेंशियल 1 होगा, तो मुझे पता है, आप मुझे बताओ एक्सपोनेंशियल 1 का पीडीएफ क्या है, एक्सपोनेंशियल 1 का CDF क्या है? याद है? ये तो बहुत बेसिक, मतलब आपको ये सब अगर याद नहीं है तो आपका लेवल बहुत लो है अभी, क्योंकि हर डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ, CDF, MGF, मीन, वेरिएंस याद होना चाहिए। ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे एग्जाम के। जी सर, मैं वो हाँ, याद करो उसको। हाँ, तो ये हो गया आई कि ई CDF 1 रेस। माइनस e पर माइनस एक्स है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि अगर मैं y ले लूँ CDF को, तो 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स को, तो ये यूनिफॉर्म 0 1 होगा। और एक और थ्योरम कहता है कि अगर x यूनिफॉर्म 0 1 है, इफ एंड ओनली इफ 1 माइनस एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स यूनिफॉर्म 0 1 है, तो 1 माइनस y जो होगा, जो कि e की पावर माइनस एक्स है, वो भी यूनिफॉर्म 0 1 हो जाएगा। आप कहीं क्लोज ओपन लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हर जगह क्लोज, हर जगह ओपन लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया प्रूफ जो आप कहना चाह रहे हो। जी सर। बाकी आप ट्रांस ये फॉर्मूला जो मैंने बताया इससे प्रूफ कर लो। अगर वैसे याद नहीं तो एक तरीका है ना, पीडीएफ ऑफ वाई बराबर पीडीएफ ऑफ एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, इससे प्रूफ कर लो मॉड में, डी एक्स अपॉन डी वाई ना, डी एक्स अपॉन डी वाई जैकोबियन मेथड जो है। तो वाई बराबर मान लो ई की पावर माइनस एक्स, एक्स का पीडीएफ आपको पता ही है, तो वाई का पीडीएफ निकालो, तो यहाँ से तभी प्रूव हो जाएगा। जी सर और जी, सर जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में जो y इक्वल टू कॉस एक्स माना, तो आपने डी वाई बाई डी एक्स कर दिया था, तो नहीं, उसको 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई किया है। हाँ सर, मतलब तो यहाँ डी एक्स अपॉन डी वाई है ना, यहाँ डी वाई डी एक्स किया था मोनोटोनिक चेक करने के लिए। तो सर आपने उधर डी वाई इंटू डी एक्स निकाला, तो यहाँ पर डी एक्स अगर अगर उसको कॉस को उधर लेके जाएंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, नहीं कॉस नहीं 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 इनवर्स। भाई, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई रेसिप्रोकल होगा ना, इनवर्स थोड़ी होगा। अगर हाँ डी सर वो वाई तो, अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स है, डी एक्स अपॉन डी वाई कितना होगा? हाँ सर वो तो मैं समझ गया। अच्छा, सर क्या हम, तो क्या? क्या सर, अच्छा, यहाँ तो से कह सर रहे हो आप कि वाई हाँ कॉस एक्स है, तो एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई। जी सर, तो सर ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ, निकाल लो डी वाई, हाँ डी एक्स अपॉन डी वाई। हाँ तो हाँ सर यहीं तभी से भी वही वही आएगा। आएगा। ठीक है हाँ सर, वही तो, ठीक है। तभी यही आएगा, ये है। जी सर, तो सर क्या जो आपने किया वो हर उसमें वैलिड होगा, मतलब हाँ हाँ, मोनोटोनिक तभी। किसी भी तरीके से कर लो। सर मेरा हाँ मेरा सर मेरा पूछने का मतलब है कि अगर हम कोई भी फंक्शन लें तो उसका डी एक्स इंटू डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो उसका रेसिप्रोकल करने पे डी एक्स बाई हाँ डी हाँ, वाई आ क्यों नहीं जाएगा। होगा,
जी, क्योंकि dy बाई dx को मैं ऐसा लिख सकता है ना 1/dx/dy, कोई दिक्कत नहीं। आपके लेवल पे ओके है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट में जाएंगे थ्योरेटिकल तो थोड़ा डिफरेंस हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर तो यहाँ फिर पर कोई क्या, सर यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होता है क्या? ऐसा कोई कंडीशन इस लेवल पे नहीं है, वेल डिफाइंड फंक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। वेल जी डिफाइंड सर। फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर एक और पूछना था, जो हम जैकोबियन लगाते हैं, जो हम उसको उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो तो मॉडल लेकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो सर उसके कोई रेंज पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, मतलब हर फंक्शन पे जैकोबियन लग जाएगा ना? नहीं, जैकोबियन का मॉड ही लेना है, क्योंकि पीडीएफ नेगेटिव नहीं होता ना। हाँ सर। तो पीडीएफ नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव है, मॉड लगाया पॉजिटिव करने के लिए। सर मतलब हम अगर किसी भी फंक्शन को दूसरे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करें तो इजीली जैकोबियन से ही सीधा कर सकते हैं ना, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं होगा, कोई कंडीशन जैसे मोनोटोनिक का कंडीशन है उसमें, तो वो समझ थोड़ा कम आता है। नहीं, उसकी दिक्कत नहीं, उसमें उन्होंने कहा वो समझ आ जाएगा। रिवर्स, जैसे रिवर्स लोगे ना, दो वैल्यू, मान लो x² बराबर y है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे प्लस माइनस रूट वाई आ गई, दो वैल्यू इसलिए आई क्योंकि मोनोटोनिक नहीं है। अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप लगा लेना सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा। क्योंकि जैकोबियन लगाने के लिए आपको एक्स वाई की जरूरत पड़ती है ना, यूवी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो आप निकालोगे डेल एक्स अपॉन डेल वाई, डेल एक्स अपॉन डेल, है ना, या डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल वी, ठीक है, इस तरह से है। सो सर नीचे वाई आएगा ना सेकंड रो में? एक मिनट, हाँ यहाँ वाई होगा डेट सेकेंड रो में। में, ठीक है, सही है। एक्स यू एक्स बी वाई यू वाई वाई यू वाई बी, है ना, इस तरह से। तो यहाँ एक्स वाई निकालना पड़ेगा ना, अगर एक्स वाई की अगर मोर देन वन वैल्यू आ गई यू बी के टर्म में, ये होता है ना हमारे पास, यू दे रखा है कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड वी दे रखा है कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई, फिर हम निकालते हैं एक्स कोई फंक्शन ऑफ, है ना, यू वी, एंड वाई निकालते हैं कोई फंक्शन ऑफ यू वी। अगर ये मोर देन वन आ गया मतलब मोनोटोनिक नहीं है, तो मोनोटोनिक चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा। जी सर सर समझ मैंने एक डाउट किया। हम्म। हाँ जी बताइए, जो नेक्स्ट पूछ रहे हैं, हाँ पूछिए। एक डाउट भेजा था सर। हाँ क्या भेजा था बताइए, कहाँ दिक्कत है, ये कौन सा इस वाले में? वो कंटिन्यूअसली डिफरेंशियल। हम्म। किसमें डाउट है? वो 33rd क्वेश्चन सर, वो भेजा था सर को। एक मिनट रुक जाओ। हम्म। क्या दिक्कत है इसमें, ये कह रहा है कि एफ जीरो टू इंफिनिटी टू इंफिनिटी continuously differentiable, assume further that limit x tends to infinity fx is zero, ये है, अच्छा। हाँ Which सर। of the following statement is are necessarily true? ओके, ये तो आपको सोचना पड़ेगा। तो जीरो टू इन्फिनिटी है ना, एंड एफ हाँ एक्स की सर। लिमिट जो है इन्फिनिटी पे जीरो है, तो हाँ लिमिट सर। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, लिमिट लिमसूप ऑफ एफ डैश एक्स जीरो होगा, लिमिट जीरो होगा, मॉड का लिमिट जीरो होगा, ओके। तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर का डेफिनेशन पता है? हाँ सर, वो उस लिमिट पे वो ग्रेटेस्ट वैल्यू सुप्रीमम होता है और वो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन्फिमम होता है। हम्म। तो डिस्कार्ड करो किसी ऑप्शन से, क्या एफ एक्स की लिमिट जीरो आ रही है, ये बोला ना, तो एफ एक्स की हाँ लिमिट सर। जीरो आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, तो ये तो ठीक है, इफ एंड ओनली लिमसुप ऑफ एफ एक्स का लिमसुप है ना, वो लिमिट तो इक्वल ऑफ, होनी चाहिए, हाँ। हाँ राइट, तो ये तो एफ एक्स का इक्वल होगा, लेकिन क्वेश्चन में एफ डैश हाँ, एक्स का एफ पूछ डैश रहा ऑफ एक्स तो पूछ रहे हैं, हाँ सर। है, हाँ। तो एफ डैश एक्स का डेफिनेशन लगाओगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x plus h minus f of h by h।
हाँ सर। बताओ। तो अब इसमें आपको सोचना है कि h टेंड्स टू 0 है, तो ये कहीं ना कहीं है ना राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो इफ यू टेक राइट हैंड लिमिट क्या आएगा? व्हाट कैन यू से अबाउट डेरिवेटिव? तो कोई एग्जांपल लो, ऐसा फंक्शन लो जिसका लिमिट 0 आता हो। 1/x चलो मान लो 1/x ले लिया, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x²। -1/x² है ना। तो हाँ सर। ये तो ओके हो जाएगा इस एग्जांपल के लिए। कुछ ऐसा लो जिससे गलत हो जाए, टू ट्राई समथिंग जो उसको गलत प्रूव कर दे, डेरिवेटिव करने पे सही ना हो। कोई और फंक्शन है जिसका लिमिट 0 होता हो? ओके, लेट्स टेक कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन का भी डेरिवेटिव एग्जैक्ट 0 आ जाएगा, तो वो भी ओके हो जाएगा वहां पे। पर तो कांस्टेंट फंक्शन का तो x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 नहीं आएगा मतलब। हाँ, डेरिवेटिव 0 ही हो जाएगा ना, तो फिर 0 ही तो ओके आ जाएगा। तो हमें ये ऑप्शन में पूछा है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसा फंक्शन हाँ ढूंढो सर। जहां पे ये हो रहा हो, बट लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट आ जाए। यू That's थिंक ऑफ not अ exist. फंक्शन समथिंग लाइक दिस, या सो यू थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस ताकि डिस्कार्ड कर पाए हम, है ना। सो यू हैव टू थिंक अ फंक्शन लाइक दिस वेयर एफ डैश एक्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। For example, x sine 1 by x. Think about this. So what is the okay? But we have to think. हाँ, x tends to infinity fx. अच्छा, तो ये तो कुछ और आ जाएगा लिमिट, है ना। हाँ तो वैसे तो साइन 1/x/1/x x टेंस टू इंफिनिटी है, तो ये तो 1 आ जाएगा, बट हमें ये था कि 0 होना चाहिए, राइट। 0 आना चाहिए। हाँ सर। हाँ, तो कोई नहीं, x को 1/x कर दो, फिर करके देखते हैं। सो यू थिंक ऑफ fx एज 1/x sin sin x. x/x। Now, yeah, sin x by x. So you think about this. Limit x tends to infinity. Fx is what? 0। So here, है ना, sin infinity of infinity is 0. Now you find f dash x and tell what will happen. हाँ सर। So x cos x minus sin x। sin x. Now you find limit x tends to infinity. What will happen? Does not exist। Does not exist. Okay, so this is the one हाँ सर। example that we were looking for. So option A is false due to this. हाँ सर। Now you think of limit superior, limit inferior. हाँ सर। So first option is false, and the second was limit superior is 0, limit inferior is 0, limit superior mod is 0. So what do you see? You can make the graph of this function. So they say idea, if you take sin x upon x has what kind of uh, graph?
Can you see the idea of the graph? So in the function, what will be, I'm asking you to find, so you try to look, this is not exist, the option A is false. Now you tell x tends to infinity, limit superior of f dash x, limit x tends to infinity, limit inferior of f dash x, and then you find limit x tends to infinity, limit inferior of mod f dash x. That is a BCD. हाँ सर Tell what should be. You find the value and tell. Now I'm giving you more function. I'm giving you, and think of sine x square upon x similarly. This will also discard few options. Okay. ठीक है सर हाँ, so इसके बारे में सोचो and then you will get the idea. So you think about this. ये क्या करेगा? A, B, C, I think इसको discard कर देगा. So D will be the true statement. पूछा क्या है? ये देखना पड़ेगा थोड़ा सा. You just need to think. What is the answer here? डी दिया था सर Yes, है ना? So A, B, C will be discarded by this option. You just check. Here sin actually x square sin x अच्छा square by x. And here actually you will get f dash x if you find lim sub 0, 0, 0. It will come 0. But है ना, if any example supports some option doesn't mean it is true. है ना? हाँ So you can learn. But here if you take next example, this will oppose. So in the sin x square by x, if you think, you will get the idea. सर हमें कैसा आइडिया आना चाहिए कि वो ऑप्शंस डिस्कार्ड करने वाला एग्जांपल्स आने चाहिए सर So this you have to increase your level, है ना? Like you solve a lot of questions, so in your mind few examples remains in that way. ओके सर So when you solve many questions, you get, oh, for example, how do you know? If I ask you, what is the example of a function which is differentiable, which is continuous but not differentiable? mod x How do you know this? at 0 Yeah, how do you know? like This is a counter example questions actually. sir So in the same way, why don't you get this answer? Because you have not achieved that to that level actually, right? okay. This you remember because this is easy to you, because you are above this level of question. So Okay. similarly, you have to solve a lot of questions to get good level of understanding. So when you solve many questions, something will remain in your mind. Oh, this happens to this function, like mod x, because you have taken many time mod x example your teacher taken, so you remember this. That's why when you solve many questions, so you will, okay, this function has this property, this function has this property, and this way. So you have to construct because you can trial actually. So you try sometimes, you fail. And initially we started with, so initially, good example we have taken constant function. I have tried, then I tried zero function, I tried then something, then it's a hit and trial. So you just keep thinking, and until you reach the actual answer of the question. So you have to increase your thinking level at home. Then in exam you will be able to think directly. Okay, sir. Okay, fine. Thank you, sir. So what will the answer here? If you see, so it will give you lim sup of f dash x plus infinity, lim of f dash x minus infinity, and the lim of f dash x minus infinity आएगा. तो mod ले लेंगे तो plus infinity आ जाएगा. तो ये जो B C D इस example में, sorry A B C kind, A B C does not exist होगा. B C वाला, तो B C वाला actually आ जाएगा. एक में plus infinity आएगा B में, एक में minus infinity आएगा. lim sup of f dash x plus infinity आएगा. लिमिट ऑफ f dash x माइनस इंफिनिटी आएगा. आई थिंक मॉड लगाने के बाद वो शायद कन्वर्ट कर जाएगा, जो ऑप्शन कह रहा है ऐसा कुछ. सो व्हाट इज दिस? इट इज 0. हां, सो चेक कर लेना, यू जस्ट चेक दिस एग्जांपल हियर. सो 3 ऑप्शन विल बी डिस्कार्डेड, सो ओनली D will be the true. That's all. Okay, sir.
सर हाँ जी। सर लास्ट क्लास में आपने मिनिमल सफिशिएंट का एक क्वेश्चन कराया था जी। जिसमें कि यूनिफॉर्म जीरो थीटा आपने वो मतलब दिया था आईआईटी यूनिफॉर्म जीरो थीटा। तो उसमें आपने सर जब लाइक्लीहुड फंक्शन लिखा तो आपने इंडिकेटर फंक्शन यूज किया थीटा ग्रेटर देन एनएस ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो वो कैसे आया वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब कहाँ से आया ये तो अरे पहले भैया, मुझे नहीं पता था। लाइक्लीहुड फंक्शन पता है आपको क्या होता है? बताइए लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है, तो आपको सर सीखना वो पड़ेगा। थीटा की पावर n एंड थीटा मोर देन इक्वल टू nth ऑर्डर, ये एक्चुअली लाइक्लीहुड फंक्शन है। ये है ना लाइक्लीहुड फंक्शन। वो तो मुझे पहले वाले साल में पर थीटा वो कहाँ से है वो समझ नहीं है बस। कौन सा थीटा? ये हाँ सर वो ग्रेटर देन nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्यों हुआ? हाँ, तो वो तो आपको सही से जानकारी नहीं है। सपोर्ट क्या है इसका? यूनिफॉर्म जीरो थीटा का सपोर्ट क्या है? ईच एक्स आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? जीरो और थीटा के बीच में। ठीक है, हाँ। अब देखिए, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो लाइक्लीहुड फंक्शन का डोमेन थीटा है, तो यू कैन नॉट इग्नोर थीटा। तो थीटा यहाँ पे है, सो यू हैव टू कंसीडर दिस पार्ट आल्सो। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के सपोर्ट में थीटा है ही नहीं। जैसे नॉर्मल में एक्स रियल नंबर है, एक्सपोनेंशियल में एक्स मोर देन जीरो है ना, पॉइजन में एक्स मोर देन जीरो है। तो जहां पे सपोर्ट में पैरामीटर नहीं है, हम सपोर्ट को इग्नोर कर देते हैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखते हुए। बट जहां पे सपोर्ट में थीटा अवेलेबल है, यू हैव टू कंसीडर, बिकॉज यहाँ थीटा ही वेरिएबल है लाइक्लीहुड फंक्शन में। एक्स आई कॉन्स्टेंट है, एक्स आई को इग्नोर कर दो, थीटा को इग्नोर नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू कंसीडर दिस। अब यहाँ थीटा मोर देन इक्वल टू ईच एक्स आई है, इसका मतलब है थीटा मोर देन एक्स वन भी है, थीटा मोर देन एक्स टू भी है, थीटा मोर देन, ये एग्री करते हो ना? आपने बताया ना एक्स आई जीरो से थीटा में है, मतलब थीटा एक्स आई से भरा है, ठीक है ना? हर एक्स आई के लिए एक्स वन से भी भरा है, एक्स टू से भी भरा है, एक्स थ्री से भरा है, एक्स वन से भी भरा है। थ्योरम पढ़े हो कि थीटा एक्स वन से भी लार्जर है, एक्स टू से भी लार्जर है, तो एक्स वन से भी मैं लार्जर समझ है, रहा हूँ। हाँ, तो तो थीटा इज मोर देन मैक्सिमम से लार्जर होगा। ये थ्योरम मैंने कई बार लिखा है ना। सो मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x1 x2 xn, ये आ जाएगा, विच इज nth ऑर्डर स्टेप, और यहाँ से आता है ये। तो ये डोमेन आ गया एक्चुअली। तो लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली क्या है? 1/थीटा की पावर n है, और इसका डोमेन है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से इंफिनिटी। ये इसका डोमेन है, ये एक्चुअल लाइक्लीहुड फंक्शन है। सो यू कैन नॉट इग्नोर दिस फंक्शन। इसी को बाद में हमने इंडिकेटर फंक्शन के थ्रू लिख दिया होगा कि 1/थीटा की पावर n इंडिकेटर फंक्शन, जब थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स है तो ये लो, जीरो अदरवाइज, है ना? क्योंकि पीडीएफ में भी ऐसे लिखते हैं हम लोग, जीरो अदरवाइज। ये एक्चुअली इसका लाइक्लीहुड फंक्शन है। सो थीटा कंसीडर करना पड़ेगा जब थीटा सपोर्ट में आएगा, तब किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉट इन यूनिफॉर्म ओनली, जहां भी थीटा अगर सपोर्ट में आए तो यू हैव टू कंसीडर। तभी एमएलई में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको वहां और क्लियरिटी होगी। जब एमएलई डिस्कस करेंगे ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, तो ऐसे क्वेश्चन वहां भी आएंगे। तो ऑर्डिनरी वे में वहां काम नहीं होगा फिर, ठीक है? हाँ सर समझ गया। ठीक, ओके, हो गया जी। और हेलो किसी सर। सर जी, सर मेरा एक डाउट था सर, अगर पूछिए। दो स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट हुए, लाइक T1 एंड T2 अगर दोनों सफिशिएंट हुए फॉर थीटा, सर उनके मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में कुछ बता सकते कि वो मतलब वो होगा कि नहीं? T1 सफिशिएंट है, T2 भी सफिशिएंट है। So we are thinking about new estimator, for example, maximum of T1, T2। अच्छा, हाँ हाँ, तो यस इसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या मतलब ये बस सफिशिएंट है कि डाउट नहीं? है। नहीं, डाउट क्या है कि हाँ सफिशिएंट सर होगा कि वही नहीं होगा? हाँ हाँ हाँ, यही डाउट है। अच्छा, कि ये सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। तो सफिशिएंट का डेफिनेशन क्या कहता है कि x1 x2 xn गिवन T1, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, x1 x2 गिवन T2 यस सर। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। अब इसका मुझे मैक्सिमम दिया हुआ है, सो अगर दो नंबर का मैक्सिमम मुझे पता है, सो कैन वी टेल कि क्या है इस दोनों के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा मतलब ये है कि व्हेन मैक्सिमम इज नोन, सो क्या इसमें से T1 या T2 कोई नोन होगा?
द क्वेश्चन इज दिस, x1 x2 xn गिवन मैक्सिमम ऑफ t1 कॉमा t2, क्या ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा? जैसे लिखा ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आपको ये सोचना है कि अगर मुझे मैक्सिमम दे दिया इन दोनों का, सो कैन वी से डिस्ट्रीब्यूशन विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा? तो कोई एग्जांपल ले लो। मेरे हिसाब से नो होगा, है ना? तो आई डोंट थिंक इट इज, क्योंकि हाँ सर, मैंने एक तरीके से सोचा कि मतलब मेनी टू वन फंक्शन है, तो मेनी टू वन फंक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब 1 to 1 होता तो डायरेक्ट हो बोल जाता, हाँ सकते, लेकिन एग्जैक्टली, मतलब हाँ हमेशा नहीं होता है ना, मतलब कभी कभार मेनी टू वन से भी जैसे हो सकता है। मेनी टू वन से भी हो सकता है सफिशिएंट, तो इसलिए फिर जैसे ऐसे सोचा, लेकिन एकदम x1 plus x2 many to one फंक्शन है x1 x2 का, स्टिल इट इज सफिशिएंट इन हाँ, बट वो पॉइजन, सफिशिएंट, है यस पॉइजन यस, में, हाँ हाँ हाँ, तो उस तरह से है। तो many to one तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। अगर सफिशिएंट एस्टिमेटर है मेरे पास, तो उसका अगर हम 1 1 फंक्शन लेंगे तो वो सफिशिएंट होगा, लेकिन हाँ 1 तो 1 नहीं है हमेशा तो होगा, सफिशिएंट हाँ नहीं होगा। हाँ तो यहाँ पे मुझे एक काउंटर एग्जांपल एक्चुअली ढूंढना पड़ेगा, हमें देखकर दिखाना है ये कि x1 x2 xn गिवन मैक्सिमम इज नॉट इंडिपेंडेंट, इट डिपेंड्स ऑन थीटा। सो वी हैव टू टेक वन एग्जांपल, और एक एग्जांपल से इसको हम दिखा देंगे कि डिपेंड कर रहा है, दैट्स आवर क्लेम। क्योंकि डिस्प्रूव करने के लिए एक ही एग्जांपल चाहिए, प्रूव करने के लिए हमें इन जनरल थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ेगा फॉर एवरी केसेस। तो ये आंसर नो होगा, और इसके लिए काउंटर एग्जांपल हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ऐसा काउंटर एग्जांपल ले जहां पे फॉर एग्जांपल कोई सैंपल 2 का ही ले लो, जैसे x1 x2 हम ले मान लीजिए, एंड IID जैसे हम ले रहे थे, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लो पॉइजन या बर्नौली ले लो, चलो एग्जांपल के लिए बर्नौली ले लेते हैं। एंड यू थिंक ऑफ x1 बराबर x1 कॉमा x2 बराबर x2 गिवन मैक्स ऑफ x1 कॉमा x2 ही नोन है, तो चेक कीजिए। जैसे t, क्या ये जैसे एग्जांपल के लिए बता दो, चलो x1 बराबर 0 ले लो, x2 बराबर 1 ले लो, और यहाँ लिखो गिवन मैक्स ऑफ x1 कॉमा x2 बराबर 1 ले लो। अब ये निकालो पीएमएफ ऑफ E गिवन f, ये निकालो। आई थिंक दिस विल डिपेंड ऑन थीटा, चेक करो, एंड दैट्स प्रूव्स दैट मैक्सिमम, हालांकि x1 कॉमा x2 सफिशिएंट है यहाँ पे। अच्छा 11 x1 सफिशिएंट है क्या? यहाँ सफिशिएंट होता क्या है? तो x1 x2 साथ में सफिशिएंट है ना, हाँ ये तो ज्वाइंटली मतलब ऑर्डर पेयर सफिशिएंट है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या देखना है, हम तो यहाँ जस्ट सेकंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स हमने ले लिया है, हमें चाहिए 2 सफिशिएंट एस्टिमेटर लेना है पहले, फिर उसका मैक्सिमम लेना है ना? तो नॉन ट्रिवियल लेना पड़ेगा मुझे, जैसे x1 प्लस 2 x2 था एक, और x1 प्लस x2 है, तो ये ले लो, इसके हिसाब से करके देखते हैं। लेकिन x1 प्लस 2 x2 हमेशा लार्जर होगा इससे, तो यहाँ पे तो एग्जैक्ट मतलब अगर पता है कब हो जाएगा सफिशिएंट, ये सफिशिएंट तब हो जाएगा अगर कभी ऐसा हो जाए t1 मोर देन इक्वल टू t2 हो जाए हमेशा, या t मतलब उस केस में t1 ही बन जाएगा ना। ये है, हमें ऐसा ढूंढना होगा एग्जांपल जहाँ बीच में कुछ इंटरसेक्शन आता हो, तो मतलब इट विल नॉट हैव ऑल इंफॉर्मेशन एक्चुअली, ये है। अगर t1 लेस देन इक्वल टू t2 रहेगा तो t1 ही ये t2 बन जाएगा, फिर वो t1 बन जाएगा, इस केस में तो हो जाएगा, लेकिन इन जनरल नहीं होगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है, मैं जो कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, एक हम ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, एंड ये तो यूनिवर्सली हो जाएगा सबसेट, मतलब एक दूसरे का वो नहीं होना चाहिए, सबसेट नहीं होना चाहिए, कुछ कॉमन आने चाहिए पार्ट। बर्नौली ने कुछ और एग्जांपल ले लो, जैसे पॉइजन है या वैसा, मतलब वैसा एग्जांपल हो जहाँ 2 आपको सफिशिएंट पता हो, ठीक है ना? तो इन जनरल नो होगा, आई थिंक काउंटर एग्जांपल को सोचना पड़ेगा, बट इन जनरल इट इज नॉट, थ्योरम होता तो ट्रू हो जाता। सर ये इंट्यूटिवली नहीं बोल सकते ना कि कुछ इंफॉर्मेशन लूज होगा, मतलब जैसे डेफिनेशन वाइज अगर हम जाए, मतलब सफिशिएंट मतलब कि जो स्टैटिस्टिक मतलब पूरे सैंपल के डिस्ट्रीब्यूशन को रिटेन करेगा, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल रिटेन करेगा, तो मतलब कुछ ऐसे इंट्यूटिवली नहीं बोल सकते ना, ऐसे एग्जांपल वगैरह मतलब नहीं बनाकर। हाँ देखिए इंट्यूटिव में ये है ना, जिससे हम जानते हैं कि सफिशिएंट क्या होता है, इट हैज ऑल क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसे अबाउट। एग्जाम हॉल में ध्यान नहीं आता ऐसे, मतलब एग्जांपल। हाँ मतलब अगर इधर करेक्ट होता है ना, तो वी कुड हैव डेवलप्ड सम आइडिया टू प्रूव एक्चुअली,
तो यहाँ पे यही डाउटफुल सिचुएशन आ रहा है ना कि दिस विल नॉट कंटेन, है ना, लाइक मैक्सिमम ऑफ T1 T2 गिवन है फॉर एग्जांपल, सो इट डजंट मीन कि T1 इज गिवन और T2 इज गिवन। मैं आपको 2 नंबर का मैक्सिमम बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आई टेल यू द मैक्सिमम ऑफ 2 नंबर इज 2, सो कैन यू टेल मी द व्हिच 2 नंबर इज दिस? वी कैन नॉट टेल एग्जैक्टली। तो वैसा दिक्कत है, हमें यकीन नहीं बता वो 2 नंबर कौन से हैं। एक आप बोल सकते हो हाँ 2 होगा, दूसरा कौन सा है वी डोंट नो। सो दैट्स द सिचुएशन यहाँ पे है कि मैक्सिमम इज नोन डजंट मीन वी नो द, है ना, T1 और T2 कंप्लीटली, दैट्स व्हाई। अच्छा मतलब हाँ ओके सर, थैंक यू। सो दैट्स व्हाई इस तरह से कुछ बना पाएंगे, या काउंटर एग्जाम थोड़ा ट्राई करने की कोशिश कीजिए, मिल जाएगा, थोड़ा रिसर्च कीजिए। हाँ वो कोशिश करेंगे सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। धर्म जी, एवरीवन। हेलो सर। जी सर आरबीआई में अगर अभी मेरा अभी एमएससी फर्स्ट ईयर है, तो अगर DSIM का ऐसे फॉर्म भर दे तो कुछ इशू होगा क्या कि आगे बैन कर देंगे कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ? बैन तो नहीं करते हैं, मतलब वो पहले तुम्हें स्क्रूटनी में अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे, ऐसा होगा, बैन नहीं करेंगे। इधर नहीं देखा तो भेज देंगे, अगर वो देखेंगे तो एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे, ऐसा हो सकता है सर क्योंकि DSIM में एक ही फेज है, तो पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 तीनों दे सकते हैं साथ में, फेज 1 जैसा। तो ना, इसमें जो फेज 1 का एग्जाम है वो 19 अक्टूबर को है, फेज 2 का एग्जाम है 7 दिसंबर को है। तो उसके बीच में एलिजिबिलिटी का वो रहता है कि मतलब फेज 1 क्वालिफाई करेंगे देन उसके बाद फेज 2 दे नहीं, सकते आई हैं? थिंक ऐसा नहीं है, एग्जाम तो देना ही सबको, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। वही इसमें क्वालिफाइंग वाला सीन नहीं है, सिस्टम नहीं है अभी। हाँ तो दे दो, अगर मतलब अप्लाई कर दो, अगर लगता है तुम्हें करना अप्लाई कर दो, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ये है। तो अगर इसीलिए रिजेक्ट 6 करेंगे कोई अटेम्प्ट है बात और 6 तो बहुत है, इतना तो हाँ, वैसे भी 6 नहीं करना अटेम्प्ट है जनरल के लिए, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा आपका उसमें डेटाबेस में उनका कि तुमने अपीयर हुआ है, ये है बस। 6 अटेम्प्ट है तो जनरल सर वालों। प्रॉब्लम तो नहीं होगी कि MSc 2 साल 27 में कंप्लीट होगा? नहीं, ठीक प्रॉब्लम है। थोड़ी होगी, क्योंकि ये मान लो जिसे होता है ना कि अज्ञानता में कुछ काम कर दिया हमने, तो उसके लिए माफी होती है, उसके लिए कोई सजा नहीं होता है, ठीक है ना। नोइंगली मिस्टेक करते हैं तब दिक्कत होता है, तो वो ऐसा समझेंगे कि तुम्हें जानकारी नहीं है एलिजिबिलिटी की, वैसा है। सर बाकी अभी स्टैट्स गेट के लिए वैसे तो पढ़ रहे हैं, तो अभी रिसेंट में मैंने देखा सर इस बेसिक जितना भी, क्योंकि सिलेबस 80% सबका कॉमन है, 75% हर एग्जाम का कॉमन है। तो अभी बट अभी एक नया एक्सप्लोर किया, क्योंकि अगर 2 साल में कुछ गवर्नमेंट एग्जाम है ऐसा कुछ नहीं होता है, तो गेट के थ्रू एमटेक करने का एक ऑप्शन रखा था मैंने। बट एसटी से उतनी अपॉर्चुनिटी है, गेट डीए पेपर जो है उसमें 1-2 पेपर है, डीएसए वगैरह इजी है, बट AIML अलग से पढ़ना पड़ेगा सिर्फ। तो हाँ, तो आरबीआई में फोकस हेल्प करें करेगा, अगर गेट डीए की सर। हाँ ढंग से तैयारी करोगा तो आरबीआई में हेल्प करेगा ये। सर आरबीआई में भी हेल्प करेगा, और अगर एमटेक के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं एज अ बैकअप, तो गेट डीए बेटर रहेगा या एसटी? डीए बेटर होगा सर। एसटी में बीटेक के ऑप्शंस हैं और एमटेक के? एमटेक के देखो, एमटेक ऑलमोस्ट जहाँ डीए एक्सेप्टेड होगा ऑलमोस्ट एसटी भी वहाँ एक्सेप्टेड होगा, लेकिन डीए में पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा है। सर डीए में सीएस वाले सारे हैं। हाँ, तो डीए में एक्चुअली रैंक लाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बच्चे वहाँ 50 से 60 हजार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं डीए में, यहाँ 1500 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ फायदा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हारा स्कोर हिल जाएगा, वैसा है। डीए लेकिन हर जगह लगभग, मतलब हर तो नहीं बट काफी ठीक ठाक जगह पे एक्सेप्टेड है। हाँ, जहाँ भी डेटा साइंस का होगा डीए होगा ही, क्योंकि इनका पर्पस ही इंट्रोड्यूस करने का यही था, इन्होंने अलग से पेपर इंट्रोड्यूस किया, लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया ना, तो इसलिए किया क्योंकि उनको लगता है कि जहाँ भी डेटा साइंस AI ML रिलेटेड कोर्सेज है वहाँ पे ये एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ में एसटी ऐसा में थोड़ा एसटी नहीं होगा, कंपटीशन कम है, क्योंकि हाँ। अगर लो स्कोर भी रहेगा तो भी मतलब ये लोग एमटेक में आधे लोग तो रिसर्च में चले जाते हैं, IITs और ये सब में, तो उसमें एसटी पे ही फोकस करें या डीए पे भी करें? डीए के लिए अलग से इसमें पढ़ना पड़ेगा। कॉमन है, एसटी 40% कॉमन है ना, दोनों में 40% कॉमन है, मतलब गेट डीए में 40% सब क्वेश्चन वही 40% आते है, हैं जो वही एसटी के हैं। हाँ, सर। 40 अगर मार्क्स अभी के पेपर स्टैट्स पढ़ेंगे, स्टैट्स ऑलरेडी पढ़ा है बट उसी चीज को बार बार मतलब बेटर कर रहे हैं, और नए टॉपिक्स भी मल्टीवेरिएट वगैरह ये सब अभी एमएससी में, तो इसी पे फोकस करते रहे या डीए को भी साथ में कर ले? कर सकते हो, नुकसान थोड़ी है, सीखने में कोई दिक्कत नहीं, अभी साथ में 2 एग्जाम है, 2 बार 2 एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि अभी स्टैट्स में भी इंक्लूड, देखो स्टैट्स में चीजें डेटा साइंस सब आएगा, जैसे आरबीआई का सिलेबस अपडेट हुआ इस बार, सर तो हाँ पूरा इसी बार उन्होंने हुआ है, है। हाँ, तो उन्होंने कई सारे ना मशीन लर्निंग, AI, डेटा वेयरहाउस, हाँ पढ़ा है ये सब ऐड कर दिया है सिलेबस में,
क्योंकि वो सीख लेना स्टैटिस्टिक्स ज्यादा का हाँ एप्लीकेशन कहीं ना कहीं उसी फील्ड में है, तो वो इंक्लूड होगा ही फर्दर टाइम, है ना, वो है। तो अभी थोड़ा पढ़ना तो ठीक है, 2 पेपर दे सकते हो गेट में, डी और एससी दोनों दे सकते हो। दोनों दे देंगे, एसटीडी हाँ दोनों दे दोनों दे दो, देंगे। जो बेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, तैयारी दोनों ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये बाकी कोर्सेज जहाँ भी देखो कहाँ कहाँ कोर्स, किस कोर्स में क्या है उस तो मांगते हैं। कोर्सेज कुछ भी समझ नहीं आ रहे मेरे को ना, मतलब नहीं शुरू में नहीं, आईएसएस भी अब देख रहा था, तो अभी मैं आईआईटी सेल्फ का, स्टडी पे ही कर दिया है। आईआईटी में जैसे जहाँ एमटेक प्रोग्राम है, तो देखो वहाँ हाँ कौन कौन से गेट एक्सेप्टेड है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल चलिए, वो सब आईआईएससी। तो मैंने ठीक ठाक एक्सप्लोर कर रखा है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आईआईटीज है, ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह वो सब भी है, हाँ लेकिन हम्म अभी इसके लिए कोचिंग नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हायर मतलब जो जैम में जितना आता है उतना तो हम्म आपके वाले से कवर हो जाता है, गेट वगैरह कवर हो जाता है, और उसके अलावा बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स हैं जो आरबीआई में है, आईएसएस में है, आरबीआई ये का सब बैच अभी एग्जाम। मैं स्टार्ट करूंगा। आरबीआई अभी मैं भी, क्योंकि मुझे भी, मैं पढ़ाने के लिए सीखने पढ़ाता हूँ, तो आरबीआई का बैच हमारा भी स्टार्ट होगा। मैं 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट करूंगा आरबीआई 2026 एग्जाम के लिए। इसमें पूरा नेक्स्ट सिलेबस ईयर भी पढ़ाएंगे। हाँ इस बार तो वैकेंसी लेकिन काफी ज्यादा है, अगली बार कम हो जाएगी, डायनामिक डायनामिक रहती है, नेगेटिव हाँ, करोगे। क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं है। हाँ इसका डायनामिक कभी 3 आता है, कभी 25 आता है, कभी 20 आता है, डायनामिक रहता है ये है। फिक्स इस तो बार नहीं ठीक है, ठाक आई लेकिन। बट ये है कि इस माने हाँ इस बार 20 वैकेंसीज हैं, तो ठीक ठाक वैकेंसी है और काफी अच्छा जॉब है। मैं देख रहा था ना, काफी अच्छी सैलरी, 1.5 लाख 2 लाख, 1.5 2 लाख की सैलरी है। हाँ उसके बाद प्रमोशंस के बाद काफी अच्छी हाँ फिर अपॉर्चुनिटीज है। बढ़ जाएगा, फिर हर ईयर गवर्नमेंट का इंक्रीमेंट होता है फिर प्रमोशन में। तो इनिशियल सैलरी इसका 1,50,000 विदाउट एचआर, प्लस एचआरए है, जो आज मैंने वीडियो बनाया था ना। तो 1.5 लाख रुपए सैलरी है, 1,50,374 प्लस एचआरए, तो जोड़ के 1,73,000 बन रहा था। मतलब एग्जैक्ट में बाद में देखा था, 1,72,900 रुपए, नौ सौ जॉब तीस प्रोफाइल रुपए भी बनता काफी है। अच्छी है, इंक्लूडिंग हाँ सैलरी। तो पर मंथ मान लो तुम मास्टर्स के बाद तुम्हें 1,72,000 अगर 900 रुपए की सैलरी मिल रही है, और 1,73,000 अप्रोक्स एमएससी के उतने बाद अगर पैकेज सैलरी तो मिल रही नहीं है, तो वेरी मिलेगा। गुड। अभी गवर्नमेंट सेक्टर में, इट्स नॉट प्राइवेट एमएनसी, सरकारी जॉब में 1,73,000 महीना मिल रहा है, बहुत ठीक है ना। सर ये आईएसएस का ऐसा कुछ मतलब कोई बैच है, आप तो शुरू नहीं कर रहे? नहीं ऐसे बस और टाइम ही नहीं है, आईएएस में बहुत कुछ है। तो आईएएस लोग कराते हैं, मार्केट में कोचिंग है, देखो एक्सप्लोर करो, तो बहुत सर लोग कुछ कराते हैं। समझ नहीं आ रहा है, तो कुछ हम्म भी ठीक नहीं लग रहा है इसमें। क्योंकि आईएएस इतना मेरे पास एक टाइम है नहीं कि मैं उतना पढ़ा पाऊंगा, इसलिए मैं वैसे कोर्सेज चूज करता हूँ जहाँ सॉर्टेड चीजें हो और बहुत ज्यादा ना हो। मतलब आईएएस में बहुत सर कॉम्प्लिकेशन, इतने पेपर्स अभी हैं तक और ये सब है। इंटरसेक्शन भी ठीक ठाक था आरबीआई और हम्म, आईएसएस में, अब तो आरबीआई कुछ अलग ही डायरेक्शन में चला गया है। हाँ वो थोड़ा वो उधर डेटा साइंस के साइड वो मूव कर रहा है। आईएसएस भी तो शायद उन हो गया बच्चे 2-3 साल में अपडेट में उन भी। बच्चों को एलिजिबल कर दिया, पहले सिर्फ स्टैट्स वाले होते थे, अभी मैथ्स अभी वाले भी, मैथ्स वाले डेटा भी साइंस हैं। वाले भी, सबको एलिजिबल करवा दिया है। तो इस तरह से है। तो जो भी होता है, जो कॉर्पोरेट में बच्चे जॉब कर रहे हैं अभी सब स्विच कर जाएंगे आरबीआई में, ये है। जो कॉर्पोरेट में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है वो सब इधर आ जाएंगे, तो लेकिन क्योंकि स्टैट्स भी एलिजिबल। अच्छी खासी है, हम लोग की भी स्टैट्स भी, हाँ क्योंकि स्टैट्स तो अच्छा, मल्टीवेरिएट है, स्टोचैस्टिक प्रोसेस है। स्टैट्स और डेटा साइंस के बच्चे जो है ना कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं 2 4 5 साल से, तो वो भी ट्राई कर रहे हैं। तो ये वाला पार्ट सीख लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। हाँ हाँ एक्सप्लोर गेट करना अच्छी डीए बात में है, भी है। सीखने में कोई नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो ये है कि सीखना चाहिए। ठीक ठीक है, है सर, कोशिश काफी करो, है ना, एक्सप्लोर करो। एक्सटेंड हो गया सिलेबस, क्योंकि कई सारे एग्जाम का वो यूनियन लेके चल रहे थे, तो वो एक्सटेंड होते जा रहा एग्जैक्टली। है, लेकिन नहीं नहीं, तो प्रायोरिटी फिक्स करके उस पे काम करो, मतलब एक बार में एक को ही फोकस करो प्रायोरिटी में, बाकी को बस देते रहो ऐसे बिना तैयारी के, वैसा। मतलब ठीक है एक सर। एग्जाम, 1 2 एग्जाम की तैयारी करो, बाकी ऐसे ही देते रहो बस, ये है। ठीक है, वही करते हैं। ठीक है ना। फिलहाल गेट गेट है, गेट पे हाँ लगभग सब कवर हो जा रहा है, प्रायोरिटी सेट गेट करके एसटी से। उसकी तैयारी करो, बाकी बस ऐसे ही दे देना जाके, वो है। ठीक, ठीक है जी, थैंक यू। थैंक यू। सर जी सर सर मेरा पूछिए। डाउट था कि जैसे सर मैंने 3 साल का बैचलर्स किया है मैथमेटिक्स में, तो सर क्या मुझे गेट पैड देने का कोई फायदा होगा किसी आईआईटी में या अभी तो एनआईटी में? नहीं नहीं भाई, गेट का अभी कोई फायदा नहीं। गेट के लिए 4 ईयर बैचलर डिग्री या 3+2, मतलब 3 ईयर बैचलर 2 ईयर मास्टर चाहिए। तो गेट दे सकते हो आप, एलिजिबल हो, लेकिन अभी गेट का स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। तो अभी मान लो अच्छा रैंक लाते हो 2028 तक, कोई भी यूज कर सकते हो तुम। और अभी तुम अच्छा रैंक ले आओगे 25 में, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, 26 में और अच्छा रैंक ले आओगे, 27 में और अच्छा रैंक ले आओगे, तो एग्जाम देने का फायदा तो होगा। जब एग्जाम दोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि कितने पानी में हो, तो उसके हिसाब से अगले साल तैयारी करो।
और ये कि अगले साल बेटर परफॉर्म भी करोगे इस साल कंपैरिजन में, अगर थोड़ा और एफर्ट्स डाल दिए नेक्स्ट ईयर तो। नहीं तो इस साल का रिजल्ट यूज करो अगले 3 साल तक। तो लाइक 2 साल में एमएससी कर लोगे, इसके बाद 3rd ईयर के बाद, तो उसके बाद भी वो गेट स्कोर इस साल जो दोगे वही रिजल्ट तुम अगले साल यूज कर सकते हो, 2 साल बाद भी यूज कर सकते हो। तो गेट का स्कोर नेक्स्ट 3 ईयर के लिए वैलिड है। ओके सर। ठीक है ना? ओके। जैम 1 साल के लिए वैलिड है, नेट 2 साल के लिए वैलिड है, गेट 3 साल के लिए वैलिड है। ऐसा है, जैम इज वन टाइम, ओटीपी टाइप है। नेट 2 साल, जेआरएफ 2 साल के लिए रहता है। नेट तो लाइफ टाइम है, जेआरएफ बोल रहा हूँ, जेआरएफ का 2 साल का है और गेट का 3 साल का है, इस तरह से। जी सर। सर एक मुझे लिमिट थ्योरम एंड सैम्पलिंग का बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, वो कहाँ से करूँ? क्योंकि मैंने पहला पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़े में हाँ, थोड़े में थोड़े उसमें कुछ अचानक लेवल इंक्रीज हो जाता है ना, क्योंकि वो कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना उसमें। तो उसके लिए बेसिक के लिए थोड़े से बेसिक एग्जांपल देख लो कहीं का, जैसे गुप्ता कपूर में बेसिक सॉल्ट एग्जांपल पहले करो, इसके देख लो सॉल्ट एग्जांपल अगर मिल जाता है तो। रोहतगी में होगा, कैसेला बर्गर में होगा, प्रसन्ना साहू में होगा, डिफरेंट डिफरेंट जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है ना, हर बुक का सॉल्ट एग्जाम्पल कर लो, तुम्हें अच्छा आइडिया मिल जाएगा। बस सॉल्ट एग्जाम्पल करते जाओ और यू विल सी कि हर जगह ऑलमोस्ट एग्जाम्पल भी बहुत सारे कॉमन ही मिलेंगे तुम्हें। ये है, मतलब एक ही एग्जाम्पल हर बुक में, ऐसा एक दो ऐसा एग्जाम्पल होगा जहाँ हर बुक में वो एग्जाम्पल होगा ही, जैसे बर्नौली 1/n वाला, बर्नौली 1/n स्क्वायर वाला, इस तरह का हर जगह होगा। लेकिन ठीक है, 4-5 डिफरेंट बुक जो भी हैं, ये जिसका नाम तुम्हें हर जगह सुनाई देता है, कोई ना कोई रिकमेंड करता रहता है, गूगल कर लो और उसका डाउनलोड कर लो पीडीएफ, लिमिट थ्योरम सर्च करो उसमें, बाकी टॉपिक मत करो, गूगल करो कोई प्रोबेबिलिटी की बुक, उसमें जो स्टैंडर्ड जानते हो ठीक है, नहीं जानते गूगल डाउनलोड करो और लिमिट थ्योरम, तुम जस्ट लिमिट थ्योरम सर्च कर लो गूगल पे, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां पे, और उसके थ्रू प्रैक्टिस करो, बेसिक से स्टार्ट करो, प्रूफ लिखना। मेन तो ये थ्योरेटिकल है, थोड़ा प्रूफ का चक्कर यहाँ पे है। तो बाकी जगह है किसी आप पुट करते हैं आंसर आते हैं, यहाँ तो डेफिनेशन से ही चीजें होती हैं, जब चीजें डेफिनेशन से होती हैं तो बहुत मुश्किल होती है। तो लिमिट थ्योरम में यही चक्कर है कि आपको डेफिनेशन लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा प्रूफ, प्रूफ लिखोगे तो आइडिया आने लगेगा। तो एक दिन में नहीं आएगा, डिफरेंट बुक उठाओ, डिफरेंट बुक के एग्जाम्पल्स देखो, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं तो उनका सॉल्व एग्जाम्पल देखो, देखने के बाद फिर सॉल्व करो, अगर सॉल्व कर लिए तो सीख गए, ऐसे कर करके आ जाए कॉन्फिडेंस। जी सर। सर लिमिट थ्योरम का कहाँ आगे आगे टॉपिक्स में, जैसे टेस्टिंग में, नॉन पैरामीटर में? नहीं, उसका आगे कोई यूज नहीं है, एस्टिमेशन में थोड़ा सा आएगा, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी वाला, वो भी थ्योरेटिकली नहीं, बस यूज है उसका, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर का। तो वैसा है, जो कंसिस्टेंट अभी पढ़ाया था ना, कंसिस्टेंट एस्टिमेटर, उसमें है, वैसे कोई डायरेक्ट आगे एस्टिमेशन में यूज नहीं आएगा। ओके और सर। हाँ, एस्टिमेशन में भी कोई यूज नहीं आएगा, वो एक ही जगह कंसिस्टेंट एस्टिमेटर में यूज आता है बस। ओके सर, थैंक यू। ठीक है ना जी, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन भेजा था आपको अभी, एक बार देख लेंगे। उसमें ऑप्शन सी एक है, यू वी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, वो मुझे समझ नहीं आया कैसे करना है, बाकी मैंने 3 कर दिए हैं उसमें। सैम्पलिंग का क्वेश्चन है सर। हाँ तो ये अभी तो कराया था 2 दिन पहले ही किसी को, इसमें क्यों इंडिपेंडेंट नहीं है? x1 जो है x2 माइनस x3 से इंडिपेंडेंट है कि नहीं? x1 x2 के साथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं? हाँ सर है। x1 x3 के साथ इंडिपेंडेंट है कि नहीं? हाँ है। तो x1 x2 माइनस x3 के साथ इंडिपेंडेंट होगा या नहीं होगा? होगा भाई, क्योंकि x1 x कोई दिक्कत नहीं है, तुम डिफरेंस ले लो दोनों का। तो x1 x2 से इंडिपेंडेंट है, x1 x3 से इंडिपेंडेंट है, x1 x2 माइनस x3 से इंडिपेंडेंट होगा। तो u का न्यूमरेटर और v का न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट हो गया। हाँ हो गया सर। ठीक है ना? अब u का डिनोमिनेटर देखो क्या है, x2 प्लस x3 और x2 माइनस x3 इंडिपेंडेंट है या नहीं है? कोवेरिएंस निकालो, 0 आएगा, और ये बाईवेरिएट नॉर्मल हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट होगा ये। ठीक है, बाईवेरिएट में इकोनॉमिक प्रॉपर्टी है। तो u का जो डिनोमिनेटर है वो v के न्यूमरेटर से इंडिपेंडेंट है, मतलब अगर xy इंडिपेंडेंट है तो फंक्शन ऑफ x फंक्शन ऑफ y भी इंडिपेंडेंट होगा। तो x और y इंडिपेंडेंट है, x और y स्क्वायर भी इंडिपेंडेंट होगा, कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू हो। ठीक है, तो कहने का मतलब u का न्यूमरेटर v का न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट है, u का डिनोमिनेटर v का न्यूमरेटर इंडिपेंडेंट है, कहने का मतलब u पूरा v के न्यूमरेटर के साथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब आ जाओ डिनोमिनेटर पे v के, तो ध्यान से u को तुम समझो x अपॉन y, तो v का डिनोमिनेटर x प्लस y टाइप का है। ठीक है,
या ऐसा स्क्वायर स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर टाइप का ले लो, सिक एक्स अपन वाई। तो नॉर्मल 0 1 का स्क्वायर क्या होता है, काई स्क्वायर होता है, काई हाँ स्क्वायर सर। गामा होता है। तो गामा में एक सब अगर एक्स वाई गामा है, गामा अल्फा एक्स है गामा अल्फा 1 बीटा और वाई है गामा अल्फा 2 बीटा, तो एक्स अपॉन वाई एंड एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि यू पूरा v के डिनोमिनेटर के साथ इंडिपेंडेंट है। यहाँ जो x लिख रहा हूं मैं वो इसको लिख रहा हूँ 2x1 स्क्वायर को समझ लो टाइप पे, थोड़ा सा मैनिपुलेशन होगा तो डिवाइड कर लेना उसको काई स्क्वायर बनाने के लिए। और y में लिख रहा हूँ x2 प्लस x3 के होल स्क्वायर, सम कांस्टेंट का इधर उधर होगा, तो ये नॉर्मल का स्क्वायर काई स्क्वायर में चला जाएगा, तो काई स्क्वायर गामा हो जाएगा। गामा में एक्स अपॉन वाई एक्स प्लस वाई इंडिपेंडेंट होता है, तो ये प्रूफ हो गया यू पूरा v के साथ इंडिपेंडेंट हो गया, दैट्स व्हाई यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट, तोड़ के, ठीक है। अच्छा सर, वही मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था, मतलब होगा कि नहीं होगा। इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ठीक है भाई, डन, स्टॉप करें, चलिए, थैंक यू।